गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है निधि मैम के धमाकेदार क्लास में। तो हमें आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम और आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का एकदम धमाकेदार शानदार बवाल क्लास, जहां पर आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, टोटल 200 MCQ। और याद रखना, हमने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चाहे रात के बज जाए 10 या रात के बज जाए 12, जब तक हम आपको सभी MCQ करा नहीं देंगे, क्लासेस आपकी एंड नहीं होगी। तो मेरे रसगुल्लो तैयार हो जाओ और फटाफट से लाइव चैट में बता दो कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रहुआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा बा। एक बार लाइव चैट में बता भी दो हमको। चलो फटाफट से, जितना जल्दी आप लोग बता सकते हो फटाफट से बताओ। सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया, सभी लोग बढ़िया हैं? हाँ जी, फटाफट से शेयर करते चलो, ठीक है? शेयर करते चलो और लाइव चैट में बताते चलो कैसे हैं आप लोग, की हालचाल, रहुआ लोग कैसन बानी, केम छो, मजा मा। इहो लिख देना, ठीक है? लिख देना। जय भीम, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ओके, हमारा ही, हम अपने ही फोन का खोल के बैठे, क्या करें? तुम लोग तो शेयर करोगे नहीं, तुम लोग तो देखोगे नहीं, तो हम ही अपना खोल के बैठे रहते हैं क्लास। चलो हम ही देखेंगे, ठीक है? कम से कम एक तो व्यूअर हम खुद ही रहेंगे, ठीक है? चलो, यस मैम क्लियर है। ओके डन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बवाल क्लास है, सभी बच्चों को एंड तक बने रहना है। कौन कौन बच्चा एंड तक बना रहेगा ये भी हम देखने वाले हैं, है ना? ये भी हम देखने वाले हैं कि एंड तक कौन कौन बना रहता है। तो आइए, पहला MCQ आपके सामने आ चुका। हमारा आज का पहला सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है? एक बार ये भी बता देना, दिखाई दे रहा है? पहला सवाल आपके सामने है, सवाल है गर्भाधान अवधि है। ये याद होगा, पिछले वाले क्लास में ये होमवर्क दिए थे। तो भैया कुछ टीचर क्या करते हैं, होमवर्क देके निकल लेते हैं और कहते हैं बच्चा अपना पढ़ेगा। भैया होमवर्क दिया हो तो चेक कौन करेगा? टीचर। आंसर कौन बताएगा? टीचर। तो चलो, टीचर नहीं बताता कोई बात नहीं, आपकी दीदू बताएगी। तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे दिए थे। गर्भाधान अवधि का मतलब होता है क्या? निषेचन और शिशु जन्म के बीच का, ठीक है? नर और मादा युग्मक का मिलना और मिलने से लेकर बच्चे का मां के शरीर से बाहर निकलना, इस अवधि को हम गर्भाधान अवधि कहते। इस अवधि को क्या कहते हैं? तो याद रखना, गर्भाधान अवधि कहते हैं। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम कहकर बता दो, हाँ जी मैम कहकर बता दो। क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? गर्भाधान अवधि क्या है? तो निषेचन एवं शिशु जन्म के बीच का समय गर्भाधान कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भाधान कहलाता है। बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। दूसरा सवाल आपके सामने है। हमारा आज का दूसरा सवाल, गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? अगर आप लोग न्यूज वगैरह, न्यूज नहीं, एडवर्ट, जैसे भैया आजकल के बच्चे पता नहीं मोबाइल में क्या देखते रहते हैं, उनका तो हम कुछ हो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप लोग जब कुछ पिक्चर विक्चर देख रहे हो मोबाइल में या टीवी में, तो एक आ जाता है ना गुड न्यूज, प्रेगा न्यूज, ऐसे करके आता है ना प्रचार, जिसमें ये होता क्या है, तो हम उसके द्वारा पता करते हैं कि सच में वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। अब सवाल कि मैम प्रेग्नेंट है या नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? प्रेगा न्यूज से कैसे पता चल जाएगा? तो प्रेगा न्यूज में क्या करती है महिला, अपने मूत्र के कुछ बूंदों को डालती है। अब सवाल, मूत्र से कैसे पता चलेगा? तो अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होगी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसके मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? HCG, ठीक है? कौन सा हार्मोन होता है? तो याद रखना, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन पाया जाता है। इससे पता चलता है कि क्या वो महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, HCG के द्वारा। बोलो, क्या आपको समझ में आया? जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है? क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रहा है? एक बार ये भी बता देना, आवाज मेरा आप तक क्लियर आ रहा है या नहीं, ठीक है? आवाज आप तक क्लियर आ रहा है या नहीं, है ना? सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ओके। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां से आवाज आ रहा है? हम तो अपना फोन बंद करके रखे हैं।
फिर आवाज कैसे आ रहा है? आइए अगला सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल आपके सामने है, ठीक है। तीसरा सवाल आपके सामने है, क्या है? निषेचन के समय शुक्राणु का पूछ, ठीक है। आपको बताना है कि जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, ठीक है, जब मेल और फीमेल संभोग किए, सेक्स किए, तो मेल के शरीर से शुक्राणु फीमेल के शरीर में आ जाता है। जब महिला के शरीर में शुक्राणु आता है, जब महिला के शरीर में शुक्राणु आता है तो वो पहुंचता है अंडे के पास, ठीक है। अंडे के पास पहुंचकर क्या करेगा? अपने टोपी से अंडे का दीवार तोड़ देगा और जैसे ही अंडे का दीवार टूटा, वो अपने अंदर से जो आनुवांशिक पदार्थ है, बाप का जो गुण है, उसको अंडे के अंदर डाल देगा। बाकी उसका पूरा का पूरा शरीर बाहर रह जाएगा। वो सिर्फ क्या करेगा? टोपी से दीवार तोड़ेगा, दीवार के टूटते ही, अंडे का दीवार टूटते ही अपने अंदर से आनुवांशिक पदार्थ अंडे में डाल देगा। उसका पूरा का पूरा शरीर, उसका पूरा का पूरा शरीर कहां रह जाएगा? तो याद रखना, अंडे के बाहर रह जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आवाज आ रहा है आप तक? ये भी बताना आवाज आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मेरा आवाज क्लियर है? हाँ या ना? तू हाँ कर या ना कर, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए, आवाज क्लियर है? कौन मैसेज कर रहा है? सब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं क्या जी? हैं, बस मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपरा से स्रावित हार्मोन नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अपरा से नहीं निकलता, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो अपरा से नहीं निकलता, ठीक है। मैम चैप्टर 5 से स्टार्ट। अरे नालायक, एकदम बेवकूफों वाला हरकत करते हो तुम लोग। कल तुम्हारा एग्जाम है, 5 दिन बाद हाफ ईयरली का एग्जाम है जी। कह रहे हैं कि पहले पूरा का पूरा हाफ ईयरली तैयार करना है। हाफ ईयरली का मतलब सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पहले ये कराएंगे। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद चैप्टर वाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1 शॉट, फिर एमसीक्यू, फिर सब्जेक्टिव। एक ही चीज 75 बार नहीं बताएंगे। और इस बार हम एक ऑपरेटर बैठा दिए, जो भी उल्टा सीधा मैसेज करता है सर धड़ाधड़ ब्लॉक कर दीजिए, काम है खत्म हो जाए। अगर सवाल के जवाब के अलावा कौनो हमको दिखे इधर उधर का बात करते हुए, बेटा ये हमारा चैनल है ना खुद का, तो यहाँ पर तो हम कोई हमको यहाँ पे बोलने वाला नहीं, काहे ब्लॉक की है, ठीक है। यहाँ पे हम धड़ाधड़ ब्लॉक करेंगे, हम ही मालिक है ना। तो इसीलिए कृपया करके पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक। आवाज अब क्लियर है? आवाज क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बोलो फटाफट, क्लियर है आवाज? ओके, चलो आगे की तरफ। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जो हमारा हार्मोन है वो नहीं निकलता है अपरा से? तो सबको जवाब पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। हमारे अग्नाशय से निकलता है और इसका काम होता है शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करना। क्या करना? शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल करना, ये इंसुलिन का काम होता है। और ये इंसुलिन अपरा से नहीं निकलता, बल्कि कहां से निकलता है? अग्नाशय से। ये चीज अपने खोपड़िया में घुसा लेना है ना। ये बताओ सबको क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, आइए अगला सवाल है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? आपको बताना है कि महिला के शरीर में एक चीज डाल जाना कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों के दोनों हार्मोन महिला के शरीर से निकलता है। किसके शरीर से निकलता है मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा महिला के शरीर से निकलता है। तो महिला के शरीर में कहां से निकलता है? तो पहला, या तो अंडाशय से निकलता है। अगर अंडाशय देगा ऑप्शन में तो चुपचाप अंडाशय लगाना, लेकिन अगर अंडाशय नहीं दिया है तब आपको याद रखना है प्लेसेंटा, जिसको हिंदी में अपरा भी कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किससे होता है मेरे रसगुल्ले? प्लेसेंटा से होता है। किससे? प्लेसेंटा से होता है। समझ में आ गया? ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, अगला सवाल, भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग शेयर नहीं करोगे है ना, हमें ही को शेयर करना पड़ेगा मेरे भाई, है शेयर कर दो थोड़ा सा, ठीक है। क्या कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग एक शेयर नहीं कर सकते हो?
ठीक है, तो प्लीज 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 शेयर का बटन दबाते रहिए, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिए, है ना। फटाफट से अगला सवाल, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो भ्रूण विज्ञान के जनक का नाम है अरस्तु। क्या नाम है? ठीक है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखना, अरस्तु ये भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। अगला सवाल, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं? आपके सामने है सवाल। सवाल क्या है कि गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील, यानी देखो बच्चा माँ के शरीर में 9 महीने तक रहता है, तो 9 महीने में वो कौन सा महीना है जब बच्चा चलने लगता है, जब बच्चे में गति होने लगता है? बताओ, कौन बताएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा? तो आपका सही जवाब है ठीक है, कौन बताएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मतलब ना, एक होता है नालायक और एक होता है महानालायक। हम बोले हैं शेयर करने के लिए, है ना। और आप देखो मेरे पास इतने महान बच्चे हैं, वो शेयर हम ही को कर रहे हैं, ठीक है। वो हम ही को शेयर किए जा रहे। नालायक हमको शेयर नहीं करना है। आप जिस जिस ग्रुप में जुड़े हुए हो वहां शेयर करो। आपके पास जो जो दोस्त है ना, जिनको तुम वीडियो भेजते हो इंस्टाग्राम वाला है, जिनको तुम फोटोआ भेजते हो, टैग करते हो, उन दोस्तों को वीडियो भेजो और बोलो नालायक एग्जाम है, तन्नी मन्नी पढ़ लो, निधि मैम फ्री में पढ़ा रही हैं, समझे। हमको शेयर नहीं करना है, अपने दोस्त लोगों को करना है। कहां से आए हो तुम लोग? आओ आगे की तरफ, ठीक है। अगला सवाल, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं? देखो, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज मतलब बच्चे की पहली कोशिका। ये कैसा होगा? द्विगुणित होगा, ठीक है। युग्मनज से बनता है, मतलब इसमें खूब विभाजन होगा, ठीक है। एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जब 16 कोशिका बनता है तो हम इसे कहते हैं मोरूला अवस्था। कौन सा अवस्था कहते हैं मेरे दोस्त? मोरूला अवस्था। और मोरूला के बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था, ये याद रखना है। तो सवाल है 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो आपका जवाब होगा ब्लास्टोम, सॉरी, ठीक है। संगत से गुड़ावत है, संगत से गुड़जात। तुम लोगों की संगति में रह के हमसे गड़बड़ हो गया। मोरूला, ठीक है। सवाल है ना, सवाल है मेरे दोस्त, क्या है सवाल आपके सामने है कि 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? तो जवाब आपका होगा मोरूला अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला अवस्था कहलाता है, ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। क्या एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? तो एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं उल्बवेधन। दोनों नाम याद रखना, आपको कंफ्यूज करने के लिए। परीक्षा में उल्बवेधन भी दे सकता है, परीक्षा में एमनियोसेंटेसिस भी दे सकता है, तो दोनों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। दोनों के लिए तैयार रहना है। उल्बवेधन क्या है? तो माँ के गर्भ में वो बच्चा लड़का है लड़की, पता करना उल्बवेधन है। लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते हैं आनुवांशिक रोग पता करने के लिए, है ना। जैसे कहा जाता है कि क्या कहा जाता है, हम इतनी ईमानदारी से फ्री में पढ़ा रहे हैं, लोग 799 999 ले लेके लूट लिए और लूट करके पढ़ाई के नाम पे जीरो, ठीक है। ऐप में आगे पढ़ाई के नाम पर जीरो। उससे अच्छा है कि फ्री में निधि मैम आपको बायो पढ़ा रही हैं और उससे बढ़िया कंटेंट दे रही हैं। सेम उसी तरह से ये है आपका एमनियोसेंटेसिस। इसको लाया गया था कि गर्भ में पल रहा बच्चा, कहीं उसको कोनो बीमारी तो नहीं है, कहीं उसको कोई आनुवांशिक बीमारी तो नहीं है, पता करने के लिए। लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करने लगे लिंग का पता करने। लेकिन यहाँ देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन है मस्तिष्क की बीमारी जानने के लिए, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग को पता करने के लिए, हृदय की बीमारी को जानने के लिए, या ए और सी दोनों। तो मेरे मुन्ना, ठीक है, याद रखना, बच्चे के किसी आनुवांशिक रोग का पता करना है तो हम कौन सा प्रक्रिया करते हैं? उल्बवेधन, एमनियोसेंटेसिस। क्या? एमनियोसेंटेसिस, उल्बवेधन, ये सभी लोगों को याद रखना है। मैं नीट वाला हूं, देख सकता हूं, बिल्कुल, ठीक है। दिल से
से स्वागत है हर उस बच्चे का, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार के हो, एमपी के हो, हर बोर्ड का बच्चा मेरी क्लास को अटेंड कर सकता है। हम सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हैं, है ना। देखो लोग पैसा कमाने के लिए सिर्फ यूपी और बिहार को अलग अलग कर रहे हैं और सच्चाई बता रहे, ठीक है। सच्चाई, हम बिहार के हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हैं और आपको हम एक सच्चाई बता रहे, दोनों लगभग 90% सेम है, 90% चीजें सेम है, केवल 2-3 चैप्टर का फर्क है यूपी बिहार में। तो आपस में आप लोग मत लड़ो, ठीक है। हम सब एक है, यूपी बिहार हम सब एक है, एक साथ मिलकर पढ़ना है हमको। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दीदू मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया है, ठीक है आप लाइक, अरे नालायक गधा, कौन है क्वीन सिस्टर, एक ही चीज 75 बार लिख रही है, इससे अच्छा आंसर देती क्वेश्चन का। पढ़ाई लिखाई एक पैसा का नहीं है तुम लोगों का, पढ़ा रहे हैं या अपने में लगी पड़ी हैं। एक ही चीज 80 बार लिख चुकी है, हम बार बार इग्नोर कर रहे हैं, अब बंद कर देगी, अब बंद कर देगी। लड़कियां ये सब काम करती तो बहुत शर्म आता है। लड़कियां कहाँ, लड़कियां क्या क्या कर रही हैं, चांद तक पहुंच रही हैं और ये लड़की अभी ब्लॉक पे अटकी है। चुप, यहाँ पे आके इसका जवाब दो फटाफट से, चलो इसका जवाब दो फटाफट। तो क्या है सवाल, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या के बारे में पढ़ना, जनसंख्या के बारे में पढ़ना, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखना डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है ना, क्या डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। नहीं गाली, भगवान हम गाली ना देते हैं, है ना, हमको गरियाने नहीं आता है जौने दिन गरियाए ना, अभी तो हमको बस मान लो चैनल गायब हुआ है, जौने दिन गरियाए वो दिन तो हम दिखबे नहीं करेंगे यूट्यूब क्या पूरे दुनिया से गायब, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, तुम लोग हमको उबियाते हो, उकसिया देते हो, लेकिन हमको पता है हम बिहार से हैं और बिहारियों का पहचान है बात बात पे। अच्छा, हम लोग बिहार में तो एक बित्ता जमीन के लिए गोली चल जाता है, तो बिहारियों को हल्के में लिए हो हैं ना बेटा ना। चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है, यानी जनसंख्या में कमी। देखो अगर बोलेगा जनसंख्या में बढ़ोतरी तो इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। दिमाग में डाल लो घोचू सब, ठीक है, ए घोचू अपने दिमाग में एक चीज डाल लो, क्या डाल लो, कि जनसंख्या बढ़ा तो उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, और अगर जनसंख्या घटा, जनसंख्या में कमी, तो इसको कहते हैं जनसंख्या अवनमन। अवनमन, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जनसंख्या में बढ़ोतरी जनसंख्या विस्फोट कहलाता है और जनसंख्या में ह्रास यानी कमी जनसंख्या अवनमन कहलाता है। बताओ, है ना, ये आपको क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है, शरीर के किस हिस्से में शुक्राणु नाशक द्वारा शुक्राणु को मारा जाता है ना। शुक्राणु को मारने के लिए, ठीक है, शुक्राणु को मारने के लिए महिला कहां पर शुक्राणु नाशक लगाती है। शुक्राणु नाशक एक क्रीम होता है, जैसे हम लोग चेहरे पे, लड़कियां चेहरे पे लगाती है ना फेयर एंड लवली, ठीक है, लगा के फेयर एंड लवली, पता नहीं कैसे गाना है, अरे एक गाना है रे वो फेयर एंड लवली, लगा के यार कनवा कैसे है, लगा के फेयर एंड लवली, कल सुन के आएंगे फिर सुनाएंगे आप लोगों को। चलो अभी फेयर एंड लवली हटाओ। तो देखो जैसे फेयर एंड लवली लगाया जाता है चेहरा को गोरा करने के लिए, वैसे ही शुक्राणु नाशक लगाया जाता है शुक्राणुओं को मारने के लिए। सवाल ये लगाया कहाँ जाता है, तो ये महिला लगाती है योनि या फिर ग्रीवा में, ठीक है, योनि पर या फिर योनि के अंदर का जो होल है उस ग्रीवा में, ठीक है। ये देखो, ये या तो आपका यहाँ योनि है, योनि में लगेगा, या तो ग्रीवा में, ठीक है। ये योनि होता है और ये आपका ग्रीवा, जिसको हम गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं, यहाँ पे लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए एवं बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। किसी को गाना याद है ना, किसी को गाना याद है तो सुना सकता है, लेकिन परीक्षा में लिख कर मत आना, है ना, परीक्षा में लिख कर मत आ जाना। अरे बहुत नालायक बच्चे मिले बिहार में, तो शानदार बच्चे होते हैं, गाना ही लिख कर चले आते हैं, है ना। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, फिर एग्जामिनर लिखता है भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। तो आप लोग कृपया करके मत लिखिएगा कुछ भी, सवाल का जवाब लिखिएगा, है ना, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कुछ भी लिख कर आओगे सब कहेगा ये निधि मैम के स्टूडेंट है, इसीलिए सब लिख कर आए हैं, है ना। चलो अगला सवाल, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक का गोली प्रयुक्त होता है, ठीक है। जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, संतान को कंट्रोल
लगा के फेरन लवली जान ले बेकार पगली। अच्छा हाँ हाँ सही पकड़े हैं, सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम सही गाना है। चलो अभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई, कौन सी गर्भ निरोधक गोली खाई जाती है? माला डी, माला एन, सहेली या सभी? तो याद रखना सभी, ठीक है। आपके परीक्षा में आ सकता है कोई 2 गोली का नाम बताइए, या दे देगा इनमें से कौन सा गर्भ निरोधक गोली नहीं है, या इनमें से कौन सी गर्भ निरोधक गोली है। तो रट्टा मार लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है, दिमाग में डाल लो। क्या डाल लो भैया? माला डी, माला एन, सहेली, सभी, सब करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैम बिहार पर एक शायरी बताइए। कि जन्म मिलल जौना माटी पर उ माटी के हम आभारी हैं, कि जन्म मिलल जौना माटी पर उ माटी के हम आभारी हैं। स्वर्ग से भी प्यारा बिहार हमार, हम गर्व से कहेनी हम बिहारी हैं, हम गर्व से कहेनी हम बिहारी हैं। जय बिहार, जय बिहारी, ठीक है। सुन लिए बिहारी वालों, अब फटाफट लाइक का बटन दबा दो, है ना। यूपी वालों, अब यूपी वाले गुस्साएंगे, मैम हमको नहीं बताई, है ना। हमारे लिए नहीं है, तुम लोगों के लिए भी है। 2 मिनट का टाइम दो हमको, तुम लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, ठीक है। हाँ, कि लगा के आग हमने जीवन में कई, आ रहा है, अंदर अंदर है, ला रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। अगला सवाल, तब तक अगला सवाल। ओहो, अगले सवाल से पहले ये चीज ध्यान में रख लो, है ना। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम मेरा बायो बिल्कुल तैयार नहीं है, मेरा बायो बिल्कुल तैयार नहीं है, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार शानदार क्लास हम रख रहे हैं, ठीक है। ये मेरा इस हफ्ते का प्लान है। आपको हर दिन शाम 7 बजे तैयार रहना है। आज है ट्यूसडे, आज हम 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। कल है वेडनेसडे, कल की क्लास में हम 50 शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। फिर है आपका थर्सडे, जहां पर 50 लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। फिर है फ्राइडे, फ्राइडे के दिन सारा पूरे बुक से इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां, इंपॉर्टेंट डायग्राम और महत्वपूर्ण अंतर, ये हम कराएंगे। और रहा बात सैटरडे का, सैटरडे में जितना भी अभी तक पढ़ाए हैं उन सब का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो ये हफ्ता मेरे रसगुल्लो, अगर आपने इस हफ्ते में ये 5 दिन जो क्लास ले रहे हैं, इन 5 दिनों में अगर आपने सपोर्ट दिखाया और सपोर्ट दिखाकर अगर 50,000 सब्सक्राइबर तक हम पहुंच गए, तो फिर आपका यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब चैनल पर हम ऑब्जेक्टिव सीरीज, सब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करेंगे। यानी पहले 1 से 16 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव, 1 से 16 का सब्जेक्टिव, 1 से 16 का वन शॉट, इस तरह से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों को बस मेरा एक रिक्वेस्ट मानना है कि भैया चैनल को दबा करके सब्सक्राइब करवाना, 50,000 को टच करवा दो। 5 दिन है आपके पास, है ना। 5 दिन में अगर इतना हो गया ना, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। यूट्यूब पर भैया भौकाल आ जाएगा। फिर अलग अलग चैनल वाले, अरे निधि मैम यूट्यूब पर आ गई, देखो इनको बच्चे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बातें चलेंगी मेरे बारे में। चलो अच्छा, यूपी वाला, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं, लगा के आग हमने जीवन में कई शौक पाले हैं। गर्व से कहो हम यूपी वाले हैं, गर्व से कहो हम यूपी वाले हैं। तो मेरे यूपी वाले भाई बहन, ये आपके लिए है ना। तो भैया यूपी बिहार हमको लेकर चलना है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो यूपी और बिहार जहां रहेगा वहीं पर है पावर, है ना। यूपी बिहार का मतलब ये पावर। चलो ज्यादा बकैती नहीं करना है, सवाल पर आना है। 7 बजे तैयार रहना, 5 दिन। कौन कौन तैयार है कमेंट बॉक्स में, क्लास एंड होते ही कमेंट में भर देना कि मैम इन 5 दिनों के लिए हम तैयार हैं, है ना। इन 5 दिनों के लिए हम तैयार हैं। आ जाओ आगे की तरफ बढ़ते। अगला सवाल, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखो ये नाम याद रखना, आपके परीक्षा में आ सकता है। CDRI का फुल फॉर्म, CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये एक संस्था है जो लखनऊ में है। इसने एक दवा बनाया था, उस दवा का क्या नाम है? सहेली। याद रखना, CDRI के द्वारा कौन सा दवा बना था? तो मेरे दोस्त सहेली बना था। ये कहां पर है? लखनऊ में है। ये कहां पर है? लखनऊ में है। सबको याद रखना है ना, सबको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल, कॉपर टी का क्या कार्य है? ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। देखो बकलोल सब हम ही को ना शेयर करते जा रहे।
हम ही को बताओ, ये लिंक शेयर कर रही है कौन नलायक है, बस क्लास एंड हो जाने तो फिर बताते हैं उसको। कॉपर टी का कार्य क्या है? ठीक है, कॉपर टी क्या करता है तो याद रखना, कॉपर टी निषेचन को रोकता है। कॉपर टी का काम क्या है तो कॉपर टी टी आकार का, कॉपर टी क्या है, टी आकार का अंतः गर्भाशय युक्ति यानी महिला के गर्भाशय में लगाने वाला एक डिवाइस है जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता को कम करता है, यानी गर्भधारण को रोकता है। ये क्या करेगा, निषेचन नहीं होने देगा। जब लड़का लड़की मिलबे नहीं करेंगे तो ब्याह कैसे होगा जी? तो यह याद रखना है, नर और मादा युग्मक को मिलने से कौन रोकता है तो आपका जवाब होगा निषेचन को रोकने वाला कॉपर टी है। ये टी आकार का होता है, कहां पे लगाते हैं, महिला के गर्भाशय में। कहां पर, महिला के गर्भाशय में। क्लियर? ओके मैम, मैं 10 स्टूडेंट को बुला कर लाया हूं आपकी क्लास में। धन्यवाद अली जी। ठीक है अली जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है? प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण मां के नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है। भ्रूण मां के रक्त से पोषण लेता है। तो भैया अपरा जो मां और बच्चे को जोड़ने वाली नली है, अपरा जो मां और बच्चे को जोड़ने वाली नली है, ये आपका क्या करता है तो याद रखना, मां के रक्त से बच्चे तक पोषण पहुंचाता है। मां के रक्त से बच्चे तक पोषण पहुंचाता है ना। बी वाला मैम, बी नहीं होगा रे नालायक, सी होगा, सी। ठीक है, आ जाओ। किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का निर्माण होता है? ठीक है, खून और परिवहन तंत्र किससे बनता है तो मेरे दोस्त मीसोडर्म से। किससे? मीसोडर्म से बच्चे का ब्लड और बच्चे का जो कहते हैं परिवहन तंत्र, उसका निर्माण होता है। अगला सवाल, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 1951। 1950 में हमारा देश का क्या था, 1950 में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हो गया, है ना। परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हो गया। देखो अगला सवाल, नेक्स्ट है, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत है? आपका सवाल, जनन स्वास्थ्य के लिए अपने आप को, अपने शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, अपने जनन अंगों को भी स्वस्थ रखना है। तो क्या करना होगा? आपको यौन संचारित रोगों से बचना होगा, अबॉर्शन से बचना होगा, गर्भवती महिला का देखभाल रखना होगा। ये सभी करोगे तो कहते हैं कि आप जनन रूप से स्वस्थ हो, है ना। जनन स्वस्थ का मतलब क्या है तो यौन संचारित रोगों से बचाव, गर्भपात और गर्भवती का समुचित देखभाल, ये सब आता है किसमें? जनन स्वास्थ्य में। किसमें आता है? जनन स्वास्थ्य में आता है। आइए अगला सवाल करते हैं, सिफिलिस के लिए सबसे उपयुक्त जांच। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, यानी जो यौन संबंध बनाने से फैलता है, और ये रोग का पता करने के लिए हम कौन सा जांच कराते हैं? VDRL। ठीक है, हम कौन सा जांच कराते हैं? VDRL। इस जांच के द्वारा पता चलता है, क्या पता चलता है कि आपको सिफिलिस बीमारी है या नहीं है। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनोरिया क्या है? अगला सवाल, गोनोरिया क्या है तो गोनोरिया आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। क्या नाम है बैक्टीरिया का? निसेरिया गोनोरी। नाम भैया रट लो, है ना, कलहू कराए थे, आज फिर करवा रहे हैं। सारा याद रखना, HIV एड्स HIV से, ठीक है, आपका जनना हर्पिस कह रहे, क्या नाम था उसका, हेपेटाइटिस वायरस से, ठीक है। आपका गोनोरिया किससे होता है? निसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से। तो गोनोरिया क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, सही है। ये यौन रोग है, यौन संबंध बनाने से फैलता है, ये भी सही है। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, ये भी सही है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा सभी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, गोनोरिया बैक्टीरियल रोग, यौन रोग, STD सभी होगा। क्या होगा? सभी होगा, है ना। बोलो, है ना, जल्दी जल्दी बताइए, क्या सभी को क्लियर? बोलो। मैम रसगुल्ला बोल बोल के हम लोगों को खा मत जाइएगा। अरे तुम लोग को खा लेंगे तो मोटाई जाएंगे, है ना। ठीक है, फिर मोटाई जाएंगे। चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है, यानी यौन संबंध बनाने से फैलता है? तो हेपेटाइटिस बी, ये आपका हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, अभी तुरंत बताए हैं, है ना, हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। सवाल देखो क्या दिया, यौन संक्रमित यानी यौन संबंध बनाने से फैलने वाला रोग, ठीक है। टाइफाइड, लेप्रोसी
और टिटनेस, ये तीनों के तीनों भैया यौन संबंध बनाने से नहीं होता। हेपेटाइटिस बी जब दो लोग यौन संबंध बनाते हैं तो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाँ जी मैम, क्लियर है। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? फिर से आ गया हर्पिस, इस बार क्या होगा? हर्पिस। हर्पिस आपका यौन संचारित रोग है, बाकी टाइफाइड नहीं होगा, ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु की वजह से होता है। साल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हैजा विब्रियो कॉलेरा के वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरा ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और मलेरिया प्लाज्मोडियम के वजह से होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के वजह से होता है। और आपका जो हर्पिस है ये यौन संबंध बनाने से होता है। ठीक है, यौन संबंध बनाने से फैलने वाला रोग है। अगला सवाल, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? जो विषाणु से होता है, फ्लू आपका इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फ्लू आपका किससे होता है मेरे रसगुल्लो? तो याद रखना, फ्लू आपका इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। पोलियो आपका पोलियो वायरस के वजह से होता है। और क्या है? एड्स आपका HIV वायरस के वजह से होता है, HIV के वजह से होता है। तो सवाल है विषाणु से होने वाला रोग कौन है? तो तीनों के तीनों विषाणु यानी वायरस से होता है, तीनों के तीनों विषाणु यानी वायरस से होता है। बताओ क्लियर है? एक बार बोलो, क्या सभी को क्लियर है ना? मैम आप अच्छे, भैया हम अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, आपको हम पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आप ये बताओ मैम क्वेश्चन बड़ा बढ़िया लाई है, मैम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैम पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, पढ़ने में मजा आ रहा है, ये सब कमेंट में लिखा करो। सुंदर लग रही है, अच्छा लग रही है ना, ये हमको पता है। ठीक है, आई नो आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है, बट ये बोल के तुम लोग फूल बन जाते हो, ये सब मत लिखो। तुम ये बताओ सवाल मजा आ रहा है कि नहीं, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बताओ। हाँ जल्दी जल्दी बोलो, किसको किसको क्लासेस अच्छा लग रहा है, किसको किसको क्लासेस अच्छा लग रहा है, यस मैम बोल दो। और अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननांग समस्या किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? जननांग मस्सा किससे होता है? पेपिलोमा वायरस की वजह से। ठीक है, जननांग मस्सा आपका पेपिलोमा वायरस, देखो हेपेटाइटिस वायरस से आपका हेपेटाइटिस रोग होता है, हेपेटाइटिस रोग होता है। हर्पिस विषाणु से हर्पिस रोग होता है, हर्पिस रोग होता है। ठीक है, और आपका जननांग समस्या पेपिलोमा वायरस के वजह से होता है। चलो अगला सवाल, आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? आनुवांशिकी के पिता मेंडल को कहते हैं। आनुवांशिकी का पिता कौन है? मेंडल है। कौन है मेरे दोस्त? मेंडल है। चलिए मैम थोड़ा स्लो में समझाइए। अरे भैया 200 MCQ लाए हैं, इतना दिन से क्या कर रहे थे? परसों तुम्हारा है और हाफ ईयरली एग्जाम है, अभी स्लो में हो तुम? तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तुम जिस टीचर से पढ़ते हो वो स्लो है क्या? ठीक है, तो भैया स्लो टीचर के पास जाओ, निधि मैम इज वेरी फास्ट। हमको 200 MCQ आज कराना है, बहुत फास्ट पढ़ाना है ना? ये 200 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आइए आगे की तरफ। मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर में कितने लक्षण? मेंडल ने मटर के पौधों में कितने लक्षण को खोजा था? तो आपका सही जवाब होगा 7। याद रखना, मेंडल ने मटर के पौधे में 7 लक्षण को खोजा था। कितने मेरे दोस्त? 7 लक्षण को खोजा था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MTP एक्ट कब लाया गया था? MTP का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डॉक्टर के मदद से बच्चे को मां के गर्भ में ही मारना, इसको MTP कहते हैं। इसके लिए भारत में कानून कब आया था? 1972 में। ठीक है, 1972 में। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जब शरीर के बाहर होगा निषेचन तो उसे क्या कहा जाता है? इन विट्रो। ठीक है, शरीर के अंदर अगर निषेचन होगा तो अंग्रेजी में उसको इन विवो कहेंगे, और शरीर के बाहर निषेचन होगा तो इन विट्रो कहेंगे। क्या कहेंगे? इन विट्रो कहेंगे। बताओ क्लियर? क्लियर है? एक मिनट, MTP एक्ट में भैया कंफ्यूजन हो गया, 1971 होगा कि 2? हम आंसर शीट लेकर भी बाकी टीचर्स की तरह नहीं बैठते हैं, है ना? हम एक बार गूगल पे पूछ लेते हैं MTP एक्ट कब आया था, है ना? भैया देखो, अपने तेज बनने के चक्कर में हम आपको गलत नहीं पढ़ा सकते, है ना? तो सही पढ़ाना है। एक बार देख लेते हैं MTP एक्ट का क्या मेरा सही है या फिर 1971 होगा। आप बताओ क्या लग रहा, 1971 होगा या 1972? 1971 होगा या मेरा गूगल स्लो है ना? गूगल भैया स्लो है। चलो आप लोग हमको फटाफट से कमेंट में बताओ, अभी हमको दिख नहीं रहा है इसका सही जवाब कहां पर है
है ना। इसका सही जवाब कहाँ पर है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं, अरे यार कहाँ गया, छोड़ो। 1972 आई थिंक मेरा करेक्ट है ना। 1972 होगा मेरे रसगुल्ला, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। 1972 है ना, 1972 सही है मैम। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एड्स के लिए सबसे सही ड्रग, ठीक है, एड्स बीमारी से बचने के लिए कौन सा दवाई लिया जाता है? ज़िडोवुडीन, है ना, इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल, जनन तकनीक द्वारा शुक्राणु को सीधे अंडे में डालना, इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु को सीधा अंडा में डाल देना, शुक्राणु को सीधे अंडे में डाल देना, ये आपका क्या कहलाता है? आईसीएसआई। आईसीएसआई का पूरा नाम इंट्रोसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। चलो ये आप लोग खुद से करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, बता चुके हैं पहले भी। गिफ्ट का गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ईटी का आपका क्या है? ईटी है, ईटी का नहीं पता, ईटी का क्या होगा जी, कौन बताएगा? जल्दी बताइए, ईटी का कौन बताएगा? ईटी कुछ तो होगा, ये ईटी दिया ही क्यों है? ठीक है, ईटी वैसे करेक्ट आंसर नहीं है, आपका करेक्ट आंसर आईसीएसआई है, ठीक है। आईसीएसआई ये आपको याद रखना है ना। शुक्राणु को डायरेक्ट अंडे में डालना आईसीएसआई कहलाता है। क्या कहलाता है? आईसीएसआई, है ना। ओके ओके देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित था? तो देखो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित था। किस पर? द्विसंकर संकरण पर आधारित था। ओके, अगर 1971 है हम एक बार चेक कर लेंगे, लास्ट में वापस से करा देंगे, है ना, अगर मेरा नेट चलने लगेगा तो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग 1972 एक्ट पूछ रहा है, ठीक है। भारत में एमटीपी एक्ट कब आया था? तो 1972, देखो गूगल भी बोल रहा है ना, चेक कर लेना एक बार चेक कर लेना। 1972 आई थिंक करेक्ट है, पता नहीं मेरे गूगल को क्या हो रहा है, छोड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी जीव में दो समान एलील हो तो क्या कहते हैं? अगर किसी जीव में दो समान एलील हो तो उसे क्या कहते हैं? समजात। और अगर अलग अलग एलील होगा तो उसे विषम जात कहेंगे। समान एलील तो समजात, अलग अलग है तो उसे विषम जात कहेंगे। अगला सवाल, मानवों में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? आपका सवाल है मानव में क्या? मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गुणसूत्र विपयन का, दूसरा बिंदु उत्परिवर्तन का, तीसरा बहुजीनी वंशागति का। तो देखो मानव में जो त्वचा का रंग है वो करिया होगा या गोर होगा? वो करिया होगा या गोर होगा? ये बात कौन निर्धारित करता है, किस आधार पर? तो बहुजीनी वंशागति। बहुत सारे जीन मिलकर इसको कंट्रोल करते हैं, है ना, बहुजीनी वंशागति। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZZ-ZW प्रकार का लिंग निर्धारण किस में देखा जाता है? तो देखो आपको पता है इंसानों में, मनुष्यों में क्या होता है? मनुष्यों में नर का लिंग गुणसूत्र होता है XY और मादा का लिंग गुणसूत्र होता है XX। अगर XY है तो इसका मतलब नर और XX है तो मादा। लेकिन अगर बात करें पक्षी, तो पक्षी में उल्टा होता है। पक्षी में नर के शरीर में होता है ZZ और मादा पक्षी में होता है ZW, ठीक है। तो सवाल है ZZ-ZW किस में देखा जाता है? तो पक्षी का एग्जांपल कौन है? मोर, ठीक है। मोर याद रखना, मोर में ZZ होगा, मोरनी में ZW होगा, है ना। मोर में ZZ, मोरनी में ZW। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मनुष्य में, भैया पुरुष की बात कर रहा है, पुरुष में 44 गुणसूत्र होगा और 2 लिंग गुणसूत्र XY पाया जाएगा, यानी 44 प्लस XY। याद रखना 44 प्लस XY ये नर का है, ठीक है। नर में 46 गुणसूत्र होता है जिसमें से 44 समजात और 2 हमारा लिंग गुणसूत्र क्या? XY। और अगर मादा बोलता तो मादा का याद रखना 44 प्लस XX, ठीक है। मादा बोलेगा तो 44 प्लस XX, ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नर ग्रास होपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होती है, ठीक है। एक ग्रास होपर में आपको टिड्डा में बताना है, टिड्डा में गुणसूत्र क्या होता है? XO। याद रखना टिड्डा में केवल एक X पाया जाएगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। 2 होना चाहिए लेकिन 2 में से केवल एक X होता है, बाकी दूसरा नहीं, इसलिए 0।
X0 आप बोल सकते हो, ठीक है। टिड्डा में 6 क्रोमोसोम क्या होता है? X0 क्या होता है? X0, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नताओं का परम स्रोत है, ठीक है। विभिन्नता किसके वजह से आता है? तो अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। विभिन्नताओं का परम स्रोत है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम, मेंडल का 3 नियम था, प्रभाविता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। ये तीनों तो मेंडल के नियम हैं, लेकिन सहलग्नता ये मेंडल के नियम को गलत साबित करता है। सहलग्नता क्या करेगा? मेंडल के नियम को गलत साबित करेगा। तो याद रखना, मेंडल के नियम का एक अपवाद कौन सा है? सहलग्नता। कौन सा है? सहलग्नता। ये आपको याद रखना। मैम पहली बार आपको लाइफ में व्हाट्सएप पर फॉलो करके यहाँ आए, अरे भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आप हमारे क्लास में आए, हमको लग रहा है जल्दी ही हम 1000 बच्चे लाइव पढ़ाएंगे, है ना। सब्सक्राइब तो कूल किए हैं, लेकिन भैया पता नहीं क्लासवा में आए में क्या होता है 500 बच्चे भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत दुख है हमको इस बात का। कैसा आवाज आया है रे भैया। ठीक है, आगे अगला सवाल। तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियम को दोबारा खोजा। देखो मेंडल ने अपना 3 नियम दिया था, मेंडल ने 3 गो नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, है ना। एक बात याद रखना, क्या याद रखना? मेंडल का जो दूसरा नियम था, जिसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, इसका एक और नाम है युग्मक शुद्धता का नियम, इसी को कहते हैं, ठीक है। इसको या तो आप पृथक्करण का नियम लिख दो या युग्मक शुद्धता का नियम लिख दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कोई अपवाद नहीं। मेंडल ने जब अपना नियम दे दिया, मेंडल ने जब 1865 में अपना नियम दे दिया, तो इनका नियम देने के बाद खो गया, है ना। लोगों को इनके नियम के बारे में पता ही नहीं था। तो 3 वैज्ञानिकों ने दोबारा इनका नियम खोजा। आपके परीक्षा में आ सकता है मेंडल के तीनों नियम को दोबारा से किसने खोजा? तो आपका जवाब होगा 3 वैज्ञानिकों ने। कौन कौन था? तो पहला था हमारे, कौन है? कार्ल कॉरेंस, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज और वॉन सेरमार्क, ठीक है। 3 वैज्ञानिकों ने दोबारा से मेंडल के नियम को खोजा। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी ब्रीज और वॉन सेरमार्क, इन तीनों ने दोबारा से मेंडल के नियम को 1900 में खोजा। लेकिन एक चीज याद रखना, वॉल्टर सटन इन्होंने नहीं खोजा था, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इनमें से किसने नहीं खोजा, तो वॉल्टर सटन करेक्ट आंसर है, ठीक है। वॉल्टर सटन आपका करेक्ट आंसर है। मैम लाइक तो 800 प्लस है, ठीक है भैया, लाइक भी 800। देखो 18,000 सब्सक्राइबर है, हम तो फिर बाकियों की तरह ही ना हो गए जी कि 80-90 हजार सब्सक्राइबर पहुंच गए और बच्चे आते हैं क्लास में 52, 50, 60, है वो वाला काम नहीं। अपने को चाहिए 18,000 सब्सक्राइबर तो 50,000 लाइव देखने वाले, है ना। तो आप लोग प्लीज जितने भी मेरे जो बाद में वीडियो देखते हैं भैया, तुम लोगों के लिए रात में रुक कर हम पढ़ा रहे हैं, किसी से दूसरे से उधारी पर रेंट पर हम बताओ स्टूडियो लिए हैं सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कि मेरे भाई बहन 7 बजे हमारा इंतजार करते हैं। तुम पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हो ना मेरा। कभी सोचो इसी स्टूडियो का 2 घंटे का हम पैसा ना देते हैं और तुम लोग आ ही नहीं रहे हो मेरे क्लास में। तुम लोग को कौन सा पैसा देना है? 1 रुपया देना है तुम लोगों को? नहीं ना। अरे तो आओ, बस मांग कर रहे हैं तुम लोगों से कि लाइव क्लास में आओ, सपोर्ट करो हमें, ठीक है। अभी एगो वीडियो वायरल चल रहा है ना इंस्टा पर, जब मैं बोलती है तुम लोग गरीब को सपोर्ट नहीं करोगे, हैं? गरीब को सपोर्ट कोई नहीं करेगा वैसे ही हम बोल रहे हैं चलो आगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? अगला सवाल है, कौन सा शुद्ध हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब होता है संकर। संकर का मतलब होता है जिसमें 2 अलग अलग जनकों का गुण हो, यानी एक कैपिटल टी तो एक स्मॉल टी, इसको कहते हैं संकर। तो शुद्ध संकर कौन है? शुद्ध संकर कौन है मेरे दोस्त? तो याद रखना ये सी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, ये आपका शुद्ध हाइब्रिड है। ये क्या है? ये आपका शुद्ध हाइब्रिड है, ये आपको याद रखना है। शुद्ध हाइब्रिड कौन है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। मेंडल ने लक्षणों की वंशागति पर कार्य कब प्रकाशित किया? मेंडल ने अपना जो नियम है वो कब दिया था? तो याद रखना 1865 में। 1865 में इन्होंने क्या किया? अपना नियम दे दिया, है ना, अपना नियम दे दिया, ये आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा। एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप का अनुपात क्या होता है? देखो, एक संकर भैया दो चीज याद रखना, एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है अंदर से, ठीक है, अंदर से। तो एक संकर संकरण में अंदर से देखेंगे तो 1:1 अनुपात आएगा। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से, बाहर से देखने पर 3:1 का अनुपात आएगा। ये किसका है? ये एकल संकर संकरण का है ना, एकल संकर संकरण का है। द्विसंकर संकरण का भैया आपको एक चीज याद रखना है, देखो जीनोटाइप बहुत लंबा होता है, 1-2-1 2-2-1 1-2-1, लेकिन आपको वो याद नहीं करना है, आपको याद रखना है 9-3-3-1 अनुपात, ये फिनोटाइप होता है। देखो, ये एक संकर संकरण का है और ये द्विसंकर संकरण का है, दोनों को रट्टा मार लो। एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात 1:1 और फिनोटाइप अनुपात 3:1। कोई भी परीक्षा में आ सकता है, कोई भी परीक्षा में आ सकता है, आपको तैयार रहना है। तो सवाल क्या है? एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो जवाब है जीनोटाइप अनुपात 1:1 होगा, 1:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना? हाँ जी, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है ना, मैम क्वेश्चन को और सिंपल लाना चाहिए भैया, पेपरवा में आएगा ना तो एग्जामिनर को लिख देना कि एग्जामिनर तुम पी के बनाए हो का, तो क्वेश्चन इजी लिखना चाहिए था। फिर वो आएगा दे बसोटा धोएगा। अभी तो ये हलवा सवाल है, इस सवाल में कोई दम ही नहीं है, ये भी नहीं करेगा। हार्ड क्वेश्चन आगे है, इससे भी कठिन सवाल आएगा, ठीक है, इससे भी कठिन सवाल परीक्षा में आएगा, तैयार रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? दांत कोशिका अरक्तता में बीटा ग्लोबिन जीन के GAG कोडॉन का निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्थापन करता है? देखो याद रखना, हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है दांत कोशिका अरक्तता। इसमें क्या होता है, जो इंसान का खून है ना, वो गोल से ऐसे हंसिया आकार का हो जाता है, ठीक है, गोल से हंसिया आकार का हो जाता है। ये क्यों होता है? तो ये होता है आपका होता है GAG कोडान का, GAG से GUG बन जाने की वजह से, है ना, याद रखना, GAG का GUG बन जाने की वजह से ये रोग होता है। अब सवाल, ठीक है, यही पूछा है कि GAG का प्रतिस्थापन कौन करता है? GUG, GAOG। याद रखना, दांत कोशिका अरक्तता में बीटा ग्लोबिन जीन के GAG कोडॉन का निम्नलिखित कोडॉन से प्रतिस्थापन हो जाता है। कौन से कोडॉन से? GUG यानी गाओजी, GUG यानी गाओजी, है ना, ये आपको याद रखना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत कोशिका भी बताए, दांत कोशिका रक्तता में क्या होता है? तो भैया ग्लूटेमिक अम्ल, ठीक है, याद रखना, ग्लूटेमिक अम्ल के जगह पर, ठीक है, सॉरी, हाँ, ग्लूटेमिक अम्ल आपका जो था यहाँ पर आपको दिया है बीटा ग्लोबिन, है ना, बीटा ग्लोब्यूलिन, आप लिख सकते हो ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन कहाँ पे गया मेरा क्वेश्चन? हाँ, ये अरे बगल वाला है ना, ग्लोब्यूलिन के जगह पर, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना बीटा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन के जगह पर बन जाता है क्या? आपका ग्लूटेमिक अम्ल, ठीक है। ये किसके वजह से होता है? वैलिन के वजह से होता है। किसके वजह से? वैलिन। सवाल है, दांत कोशिका अरक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल का निम्नलिखित अम्ल में प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी आपको याद रखना है, दांत कोशिका अरक्तता जो रोग है इसमें क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो ग्लूटेमिक अम्ल बनता है, इस अम्ल के जगह पर आपका बनने लगता है वैलिन। क्या बनने लगता है? वैलिन बनने लगता है। ठीक है, जीन पूछेगा तो याद रखना GAG के जगह पर GUG आ जाता है। ठीक है, अम्ल पूछेगा तो ग्लूटामिक अम्ल के जगह पर वैलिन अम्ल आ जाता है। इस वजह से हमें दांत कोशिका अरक्तता रोग हो जाता है, सिकल सेल अनेमिया रोग हो जाता है। ठीक है, हमारा जो RBC है वो गोल के जगह हंसिया आकार के हो जाता है। रीजन क्या है? तो रीजन याद रखना, ग्लूटामिक अम्ल के जगह पर वैलिन अम्ल बन जाता है। वैलिन अम्ल क्यों बनता है? तो GAG कोडॉन के जगह GUG कोडॉन आ जाता है। ठीक है, इस वजह से मैम थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना है। अरे इराम क्यों स्क्रीनशॉट लेना है? PDF